आज का हमारा टॉपिक है विधानसभा और विधान परिषद की शक्तियाँ। तो इसमें हम देखेंगे तुलनात्मक रूप से इनकी विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, निर्वाचन संबंधी शक्ति और संविधान संशोधन की शक्ति। तो सबसे पहली शक्ति अपने देखते हैं विधायी शक्ति, यानी कानून बनाने की शक्ति। तो सबसे पहले बात करते हैं विधानसभा की। विधानसभा में विधायी शक्तियों के अंतर्गत हम देखते हैं कि विधानमंडल को राज्य सूची और समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। यहाँ हम विधानमंडल की बात कर रहे हैं, यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों की। हम यहाँ बता रहे हैं कि 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो विधानमंडल है वो राज्य सूची में वर्णित विषयों पर और समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर कानून बना सकता है। समवर्ती सूची में हमने सीमित इसलिए लिखा है क्योंकि समवर्ती सूची में विवाद की स्थिति आ जाए तो संसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। बनाते इस पर दोनों ही हैं, संसद भी और विधानमंडल भी। तो अब हम जब विधानसभा का बताएंगे स्पेशली, तो हम लिखेंगे कि साधारण विधेयक यद्यपि किसी भी सदन में पहले लाए जा सकते हैं, परंतु इस मामले में अंतिम शक्ति विधानसभा को प्राप्त है। यानी साधारण विधेयक के मामले में भी विधानसभा और विधान परिषद दोनों की शक्तियां समान नहीं हैं। विधान परिषद में अपने लिखेंगे कि यदि साधारण विधेयक विधानसभा से पारित होकर विधान परिषद में आता है तो विधान परिषद को उसे समाप्त करने का अधिकार नहीं है। वह उस विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है। यानी ये जो विधेयक है, साधारण विधेयक, लाया तो किसी भी सदन में जा सकता है, पहले विधानसभा में अथवा विधान परिषद में, लेकिन यदि विधानसभा में पहले आता है और विधानसभा से पारित होकर विधान परिषद में आता है तो विधान परिषद राज्यसभा की तरह उसे भंग नहीं कर सकती। राज्यसभा में तो आपने देखा था कि राज्यसभा के पास साधारण विधेयक के मामले में बराबर अधिकार है लोकसभा के, वो उसको रद्द भी कर सकता है। लेकिन यहाँ जो विधान परिषद है उसके पास शक्तियाँ कम है, वह उस विधेयक को रद्द नहीं कर सकती, उसे अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है। यानी पहली बार जब विधेयक इसके पास आता है तो अधिकतम 3 माह तक रोक सकती है, और जब ये वापस भेज दे और संशोधन सहित या संशोधन के बिना विधानसभा उसे पारित करके जब दोबारा भेजती है तो विधान परिषद दोबारा उसे 1 माह से ज़्यादा नहीं रोक सकती। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इसके पास 4 माह तक रोकने का अधिकार है साधारण विधेयक को, और 4 माह के बाद भी अगर ये पारित नहीं करते तो वो अपने आप ही पारित मान लिया जाता है। अब हम दूसरी शक्ति देखते हैं, वित्तीय शक्ति। तो वित्तीय शक्ति में हम देखते हैं कि विधानसभा को राज्य के धन पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है। संसद में जब अपने लोकसभा की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि लोकसभा को देश के वित्त पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है या पूर्ण अधिकार प्राप्त है, लेकिन विधानसभा में हम लिखेंगे कि विधानसभा को राज्य के धन पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है। विधानसभा द्वारा बजट को स्वीकृत करने पर ही बजट से संबंधित आय व्यय का कार्य किया जा सकता है, और धन विधेयक भी पहले केवल विधानसभा में ही लाए जा सकते हैं। विधान परिषद में हम लिखेंगे कि धन विधेयक विधान परिषद में प्रस्तावित नहीं किए जा सकते। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद 14 दिन से अधिक रोक नहीं सकती, और 14 दिन के बाद वह धन विधेयक स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि वित्तीय शक्ति जो विधानसभा की है वो लोकसभा जैसी है, और विधान परिषद की वित्तीय शक्ति राज्यसभा जैसी है। तो हमने उस वीडियो में अगर देखा है लोकसभा और राज्यसभा को अच्छी तरह से किया है तो यहाँ हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे हम देखते हैं कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। तो राज्य मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि विधानसभा क्या कर सकती है, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिमंडल को हटा सकती है। ये अधिकार जैसे सेम लोकसभा के पास है कि वो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल को हटा सकती है, वैसे ही जो विधानसभा है वो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा राज्य का जो मंत्रिमंडल है उसको हटा सकती है, जबकि विधान परिषद को मंत्रिमंडल को हटाने का अधिकार नहीं है। ये केवल प्रश्न पूछकर कार्यपालिका को नियंत्रित कर सकती है। तो ऐसे ही जैसे सेम अपने राज्यसभा में देखा था कि राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव नहीं पारित कर सकती, वो केवल प्रश्न पूछ सकती है, ऐसी सेम विधान परिषद में लिखना है। नेक्स्ट अपने शक्ति देखते हैं निर्वाचन संबंधी शक्ति। तो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति और राज्यसभा के निर्वाचन में भाग लेते हैं। सिर्फ निर्वाचित, यहाँ हमें ये ध्यान देना है कि जो विधानसभा के निर्वाचित मेंबर हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं
और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, जबकि विधान परिषद के सदस्यों को इस प्रकार का निर्वाचन संबंधी अधिकार नहीं है। पांचवी शक्ति, संविधान संशोधन की शक्ति। तो ये जो अधिकार है ये राज्य विधानमंडल के पास नहीं है। यहाँ हमें ये ध्यान देना होगा कि जो संविधान संशोधन की शक्ति है वो केवल किसके पास है? संसद के पास। कुछ ऐसे विशेष संशोधन जरूर हैं जिनमें संसद को आधे से ज़्यादा राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। अर्थात ज़्यादातर मामलों में तो क्या होता है कि संसद अकेली ही संशोधन कर लेती है, यानी केंद्र सरकार अकेली ही संशोधन कर लेती है। लेकिन कुछ ऐसे विशेष मामले होते हैं जिनमें संशोधन के लिए संसद को आधे से ज़्यादा राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति चाहिए होती है, और उस स्वीकृति को देने में विधानसभा और विधान परिषद की शक्तियां बराबर हैं। यही अपने को विधान परिषद में लिखना है। तो इस प्रकार से जब हम विधानसभा और विधान परिषद की शक्तियों की बात करेंगे तो हम 5 टॉपिक पर बात करेंगे: विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, निर्वाचन संबंधी शक्ति और संविधान संशोधन की शक्ति। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहेगा अगर हमने लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों संबंधी जो क्वेश्चन है वो याद कर लिया है। तो आगे स्टूडेंट्स हम देखेंगे राज्यपाल के बारे में, यानी राज्यपाल के बारे में आज हम परिचय प्राप्त करेंगे, केवल परिचय। और जो राज्यपाल की शक्तियों के बारे में डिटेल से प्रश्न पूछा जाता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज देखते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। तो राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। इसकी नियुक्ति सामान्यतः 5 वर्ष के लिए की जाती है, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पर बना रहता है। अर्थात राष्ट्रपति 5 वर्ष से पूर्व भी इसे पद से हटा सकता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है कि जब तक वो चाहे तब तक वो पद पर बना रहता है। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक राज्यपाल पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति है वो वास्तविक रूप में मंत्रिमंडल की सलाह से कार्य करता है, तो मंत्रिमंडल ऐसा परामर्श देगा राज्यपाल को हटाने का तो राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा देता है 5 वर्ष से पूर्व भी। किसी ने राज्यपाल बनना है तो उसके लिए क्या योग्यताएं चाहिए? तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहली योग्यता तो होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो और उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष हो। यहाँ हमें ये ध्यान देना है, न्यूनतम आयु चाहिए 35 वर्ष, यानी या तो 35 वर्ष आयु हो या उससे ऊपर हो। वह संसद अथवा विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य न हो, और यदि ऐसा है वो किसी सदन का मेंबर है तो उसे त्यागपत्र देना होगा। और चौथी योग्यता चाहिए कि वह किसी लाभ के पद पर न हो, यानी केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। आगे देखते हैं हम कि नियुक्ति के संबंध में परंपराएं क्या है। परंपराएं का मतलब यहाँ ये है कि ऐसा कोई कानून तो नहीं है, लेकिन फिर भी इन चीज़ों का पालन किया जाता है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। सबसे पहली जो परंपरा है वो है कि राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जहाँ का उसे राज्यपाल बनाया जा रहा है। यहाँ हमने ध्यान देना है कि निवासी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि जैसे राजस्थान में अगर राज्यपाल बनाया जा रहा है तो जिस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा रहा है वो राजस्थान का निवासी नहीं होना चाहिए, बाहर का होना चाहिए, किसी दूसरे राज्य का होना चाहिए। ऐसा इसलिए लिया जाता है ताकि वो व्यक्ति उस राज्य की राजनीति में इन्वॉल्व ना हो, उसकी विचारधारा शुद्ध हो उस राज्य के बारे में। दूसरी जो परंपरा है वो ये है कि केंद्र सरकार राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करे। यानी जब राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है, इसका मतलब है कि केंद्र सरकार नियुक्त कर रही है राज्यपाल को, तो राज्यपाल जैसे राजस्थान में नियुक्त किया जाना है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री से भी परामर्श किया जाएगा ताकि दोनों मिलकर अच्छी तरह से कार्य कर सकें। तो ये 2 परंपराएं हैं, कानून नहीं है, फिर भी इनका पालन किया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि इन परंपराओं का पालन नहीं हुआ, तो अधिकांशतः इन परंपराओं का पालन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अपना आज का जो टॉपिक है वो यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य।